नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट पे बात शुरू करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट द मैग्नेटिज्म। आप जैसा जानते हैं, जो एक मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसके चारों तरफ, उसके नज़दीक एक अलग तरह का फोर्स या अलग तरह का इफेक्ट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है, जिसको हम जो है वो मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये जो मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही एंशिएंट है। बहुत ही पहले से लोग जो है वो मैग्नेटिज्म के बारे में जानते थे, मगर इसका जो रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, करंट के साथ, उसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए H.C. ऑर्स्टेड। H.C. ऑर्स्टेड ने 1820 के आसपास ये देखा कि जब हम किसी वायर में करंट पास करते हैं तो उस वायर के नज़दीक जो है एक मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। मींस ऑर्स्टेड ने एक कनेक्शन जो है, कोरिलेशन जो है, फाइंड आउट किया। कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जैसे ये जो कोर्स है उसका नाम ही इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमटी है, तो सबसे पहले ऑर्स्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक कोरिलेशन, एक कनेक्शन जो है वो फाइंड आउट किया। उन्होंने ये देखा कि जब भी कोई चार्ज जो है वो मोशन में होता है, चार्ज जो है जब मूव करता है, जब चार्ज मोशन में होता है, उसके मूव करने से करंट बनता है। जब जहां कहीं भी चार्ज जो है वो एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो करंट बनाएगा, और जहां कहीं करंट होगा उस करंट के नजदीक एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब चार्ज का मूव करना करंट बनाता है, और करंट का होना जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो यहां से सिंपल इन्वेंशन या सिंपल बात ये निकल के आई कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अराउंड ए करंट कैरिंग कनेक्टर, अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यदि आप सिंपली एक वायर लेते हैं, ये वायर है, और मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहां इसके नजदीक यदि हम कंपास लेके जाते हैं तो जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। कंपास की निडल का डिफ्लेक्शन शो करना, ये शो करता है कि यहां पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सिंपल जो प्रेडिक्शन है वो ऑर्स्टेड ने की कि जहां कहीं भी किसी भी वायर में जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि हमारे पास कोई चार्ज है और वो चार्ज जो है एट रेस्ट, यदि वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब कोई चार्ज जो है वो मोशन में होता है, चार्ज इन मोशन, यदि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो जो ये बी है, इट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब चार्ज रेस्ट में होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मगर यदि चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और साथ में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो ये सिंपल जो ऑर्स्टेड ने एक इन्वेंशन की थी, इससे सिर्फ दो ही बातें क्लियर होती है कि कहीं पर चार्ज मोशन में है, मींस करंट है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए अलग अलग से रूल्स जो हैं वो दिए गए, जो आप ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। स्नो रूल है, इस तरह से रूल्स हैं जहां से हम करंट की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द स्पेस अराउंड
द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस या करंट कैरिंग कंडक्टर, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर in which magnetic effects can be experienced। कोई भी स्पेस किसी मैग्नेट के चारों तरफ या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं is called as मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम ये मान लें कि हमारे पास ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो इसके चारों तरफ का वो एरिया जहां तक इसका प्रभाव हुआ, इसका इफेक्ट हुआ, उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, उसको हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, दिस इज बी मैग्नेटिक फील्ड, और एक चार्ज पार्टिकल है जो इस तरफ मूव कर रहा है, ये ओरिजिन हो गया। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q नॉट, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी b, and theta it is the angle between b velocity and magnetic field। तो जब भी चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स F जो है वो परपेंडिकुलर होगी दोनों की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं F इट इज इक्वल टू Q नॉट चार्ज B क्रॉस B। जो B फॉर विक्ट्री है इट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और AB वाला ये जो B है इट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q नॉट B साइन थीटा। इसका मतलब जो फोर्स लगेगी वो 3-4 बातों पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और थीटा के ऊपर। यदि हम ये कहें कि इफ थीटा जो एंगल है इट इज 0, यदि एंगल 0 होता है या 180 डिग्री होता है, पाई होता है, उस केस में साइन 0 की वैल्यू या साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, तो उस केस में जो फोर्स है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब चार्ज उसी तरफ मूव करे जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, या उसके अपोजिट में मूव करे तो उसके ऊपर जो है वो कोई फोर्स नहीं लगती। दूसरी चीज, यदि थीटा की वैल्यू जो है इट इज 90 डिग्री, तो उस केस में साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और फोर्स की वैल्यू जो है वो Q नॉट B इंटू बी, और ये जो है वो मैक्सिमम होगी। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। मगर यहां पे एक और बात भी कह सकते हैं कि इफ वेलोसिटी इज 0 मींस जो चार्ज पार्टिकल है यदि वो रेस्ट में है तो उस केस में भी फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि चार्ज या तो रेस्ट में है या उसी तरफ मूव कर रहा है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, या उसके अपोजिट में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। मगर यदि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उस केस में फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो जैसा हम कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स होगी F इट इज इक्वल टू Q नॉट B। यहां से यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो B हो जाएगा F अपॉन Q नॉट इंटू B। यदि हम ले लें कि मान लो 1 न्यूटन फोर्स लग रही है जब 1 कूलम चार्ज है और वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उसको हम 1 टेस्ला कहेंगे। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम, field acting on a charged particle of 1 coulomb moving with the velocity 1 meter per second. If it is 1 Newton force, then magnetic field is said to be 1 Tesla.
और इस टेस्ला को हम वेबर में भी एक्सप्रेस करते हैं। 1 टेस्ला इट इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये एक और यूनिट है। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 टेस्ला इट इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो ये जो सिंपल कैलकुलेशन है, यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां तक जो भी बात हुई कि ऑर्स्टेड ने कहा कि किसी भी वायर में यदि करंट पास होता है तो करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर हमने ये बात की कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, कि स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए बायोट और सावर्ट ने एक लॉ दिया जिसको आप बायोट सावर्ट लॉ कहते हैं। ये एक फेमस लॉ है, बायोट एंड सावर्ट लॉ। बेसिकली दिस लॉ वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम ये कह लें कि मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर में कुछ करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है, और इस वायर की कुछ स्मॉल पोर्शन डीएल एलिमेंट लेंथ को लिया जाए, और मान लो ये पी पॉइंट है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और इस डीएल से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, एंड सपोज दिस एंगल इट इज थीटा। तो ये देखा गया देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डीवी, इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी डीवी, इस करंट की वजह से, इस लाइन एलिमेंट डीएल की वजह से, उसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डीवी, ये करंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि करंट की मैग्नीट्यूड कितनी है। दूसरी चीज, ये लेंथ ऑफ कनेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि डीएल कितना है। तीसरी चीज, ये साइन ऑफ थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, वेयर थीटा इट इज द एंगल बिटवीन दिस आर एंड डीएल। और फोर्थ चीज, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इस डीएल और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इन चारों पॉइंट को इकट्ठा कर दिया जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, इट इज साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया जाए, देन इट इज के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस के को जब कैलकुलेट किया गया तो इसकी जो वैल्यू है इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सिंपल जो लॉ या फॉर्मूला बना है इसको बायोट सावर्ट लॉ कहते हैं। यहां पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इट इज कांस्टेंट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 के बराबर होती है। उसको पुट करके जो है वो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। या इसी चीज को थोड़ा चेंज करके लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, डीवी वेक्टर इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि जो थीटा है वो आर और डीएल के बीच में है, और यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीवी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई डी एल क्रॉस आर कंप्लीट वेक्टर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर जो है आर कंप्लीट वेक्टर अपॉन आर के बराबर होता है, तो नीचे आर स्क्वायर था, ये आर क्यूब हो जाएगा। और यदि हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी, हम निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग डीवी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया। तो कुल मिलाकर के ऑर्स्टेड ने ये कहा कि किसी वायर में करंट पास होगा तो उसके नजदीक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। फिर हमने डिफाइन किया कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, और फिर बायोट सावर्ट ने एक लॉ दिया, जिस लॉ को यूज करके हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है बेसिक कॉन्सेप्ट की, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की
जो आपने ऑलरेडी जो है वो +2 क्लासेस में जो है वो पढ़ लिया। इसके बाद एक और लॉ आया जिसको हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। जैसे बायोट-सावर्ट लॉ को यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, वैसे ही एक सिंपल लॉ जो है वो एम्पेयर ने दिया टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप या क्लोज सर्किट, जिसको एम्पेयर सर्किट लॉ कहते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।